हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, हमारा स्पेशल पॉइंट इन सर्वे यानी कि जो हमारा सर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट सर्वेइंग है, उसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमारे परीक्षाओं में है या कोई भी कंपटीशन में हम देने जाएंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग किसी वस्तु का डिटेल लोकेशन किसी के सापेक्ष में ज्ञात करना ही हमारा सर्वेइंग कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर लोकेशन को किसी के रिफरेंस में जब हम किसी के संदर्भ या सापेक्ष में जब हम उसको लोकेट करते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी सर्वेइंग कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्वेइंग। तो हमारी जो टाइप ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वेइंग हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग का मतलब होता है कि प्लेन सर्वेइंग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दो पॉइंट हमारे पास पास होते हैं। तो जब दो पॉइंट पास पास होंगे तो हम वहाँ पे अर्थ का जो कर्वेचर होता है उस कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। और जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में जब दो पॉइंट दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है अर्थ का कर्वेचर भी लिया जाता है, तो इसीलिए उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि प्लेन सर्वेइंग ऐसा सर्वेइंग होता है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि जो हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग है उसमें अर्थ के जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसको कंसीडर किया जाता है। अगली चीज़ होती है प्लम बॉब लाइन। यानी प्लम बॉब लाइन क्या होती है? जो प्लम बॉब से निकलने वाली इमेजिनरी यानी कि एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है, इसे हम लोग प्लम बॉब लाइन कहते हैं। तो जो हमारी प्लम बॉब लाइन होती है वो हमेशा प्लेन सर्वे में पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर निकल जाती है, जबकि ये जियोडेटिक सर्विंग में सेंटर पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटती है एक दूसरे को, प्लम बॉब लाइन। अगली चीज हम लोग देख लेते हैं, एक स्पेशल हमारा पॉइंट होता है कि जब हमारा एरिया जो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर या इससे कम होगा तब उसके लिए हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं, और जब हमारा एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगा तो उसके लिए हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। और एक अब हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के क्या प्रिंसिपल है? तो सर्वेइंग की मुख्य रूप से जो दो ही प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से जो कार्य हम शुरू करें वो पूर्ण से अंश की तरफ। और जबकि दूसरा है लोकेट ए न्यू पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 पॉइंट मेजरमेंट। यानी कि पहले हमारे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का अर्थ यह होता है कि हम जब भी कोई मान लीजिए किसी बड़े क्षेत्र करना है तो उस क्षेत्र को बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के साथ जो है हम पहले उसको कई भागों में बांट देते हैं और उन भागों को धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हम लोग धीरे धीरे जो है पहुँच कर पूरे सर्वेइंग को कर लेते हैं। जब इसमें क्या होता है कि इस सर्वे में जो होता है इस सर्वे में बहुत ही एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और इसमें त्रुटियों की कम संभावना होती है। अगर कोई त्रुटि आ भी गई है तो हम इसका जो है अगर कोई भी हमारा त्रुटि अगर आ गई तो उसको हम लोग तुरंत जो है पता लगा सकते हैं। और आगे बात करते हैं टू लोकेट ए न्यू पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। यानी कि अगर हम कोई नया पॉइंट अगर कोई नई पॉइंट की लोकेशन यानी कि कोई नए पॉइंट का लोकेशन ज्ञात कर रहे हैं तो उस कम से कम 2 पॉइंटों यानी 2 पॉइंट जो पहले से ज्ञात हो उनके रेफरेंस में ही हम किसी नए पॉइंट को जो है लोकेट कर सकते हैं। अगली चीज़ हमारी आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो हम अगर मतलब सर्वे जो हमारा बहुत सारे जो हैं प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे देखेंगे सिर्फ लैंड बेस्ड पे। तो लैंड बेस्ड पे हमारा पहला आता है टोपो। तो लैंड बेस के आधार पे हम लोग जो है देखेंगे पहला टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थलाकृति सर्वेक्षण। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि भूमि पर जो है भूमि भूमि क्षेत्र पर जो भी प्राकृतिक वस्तु जैसे नदी नाले हो गए, टीले इत्यादि, या मानव रचित कोई भी संरचना, शहर मार्ग गांव, मतलब कोई भी चीज़ की जो है स्थिति हम लोग ज्ञात करते हैं किसी किसी पॉइंट के रिफरेंस किसी रिफरेंस पॉइंट के सर मतलब संदर्भ में उसको जो है किसी रेफरेंस के पॉइंट के है उसको लोकेट करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। अगला होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब होता है कि जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी के का सर्वे जब हम लोग करते हैं, यानी कि कोई मान लीजिए किसी के हमें नगर क्षेत्र की सीमा वगैरह तय करनी है तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। और अगला हमारा होता है एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब कि ऐसा सर्वे जो हमारे वाटर से रिलेटेड, वाटर स्ट्रक्चर से, यानी कि डैम वगैरह इन सब से जो है रिलेटेड हम लोग जब अपना सर्वे करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब होता है हेवनली बॉडीज, यानी जैसे चांद तारे इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग सर्वे करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे।
अगली चीज हम देखते हैं स्केल। स्केल क्या होती है कि नक्शे पर जो दूरी दिखाई गई है तथा जो क्षेत्र की दूरी है, वास्तविक दूरी है, इन दोनों के बीच के अनुपात को हम लोग जो है स्केल कहते हैं। यानी कि स्केल हमारा जो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इसमें एक होता है आरएफ। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी इसमें यह होता क्या है कि जब भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि जो हमारा आरएफ है अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारी स्केल बड़ी रहेगी, और अगर इसका मान कम आ रहा है, आरएफ का मान अगर कम आ रहा है तो हमारी स्केल छोटी होती है। आगे हम देखते हैं चयन सर्वे में। तो आगे हम चयन सर्वे के बारे में देख रहे हैं। तो चयन सर्वे मतलब ऐसा सर्वे जिसमें हमारा जो मेन रूप से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो चयन यूज हो रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लाइन यानी कि लीनियर मेजरमेंट हो रहा है। ऐसा सर्वे जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो उपकरण यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वह चयन है, और इसके द्वारा सिर्फ हम जो है लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं चयन सर्वे। तो जो हमारी चयन सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा जो चयन होता है, जो चयन बना होता है उसका जो हैंडल होता है वो ब्रास का हैंडल होता है, और प्रत्येक 1 मीटर पे हमारे चयन में एक गोल छल्ला जिसे हम लोग रिंग कहते हैं लगी होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो है चैन, यानी चैन कितने प्रकार की। तो हमारी पहली चैन आती है मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन में क्या होता है कि पहली चैन होती है 20 मीटर की और 30 मीटर की, दो दो इसमें पाए जाते हैं। तो 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर वाले में 150 लिंक, यानी कि एक लिंक की हमारी जो लंबाई निकल कर आती है वो 20 सेंटीमीटर निकल के आती है। दूसरी चैन हमारी आती है इंजीनियर्स चैन। तो इंजीनियर्स चैन हमारी 100 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक होते हैं। तीसरी चीज हमारी आती है गंटर्स चैन। तो गंटर्स चैन हमारी 66 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक होते हैं। एक आखिरी चैन हमारी आती है रेवेन्यू चैन, यानी जिसे हम लोग राजस्व जरीब कहते हैं। ये 33 फीट की होती है और इसमें 16 लिंक होते हैं। इससे पहले हमने एक पॉइंट बोला था स्केल। स्केल में कुछ पॉइंट हम और देखते हैं। तो स्केल हमारे जो अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल और तीसरा होता है वर्नियर स्केल। तो प्लेन स्केल का मतलब होता है जिसमें केवल हम दो दो भाग ही दर्शा सकते हैं, यानी कि दो ही भागों को दर्शा जा सकता है। यानी कि जैसे मीटर हो गया और सेंटीमीटर हुआ या फुट या इंच, यानी दो ही। जब ऐसा मतलब ऐसी स्केल जिसमें केवल दो भाग ही हम लोग दर्शा सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, दो इकाई दर्शा सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन स्केल। और दूसरा होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में हम लोग 3 मान पढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे मीटर हुआ, डेसीमीटर या सेंटीमीटर, ये तीनों मान एक ही स्केल में पढ़ सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल स्केल। और अगला था वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल यानी बहुत जो छोटी छोटी जो हमारी जो दूरियां होती हैं, जो जो भिन्नात्मक दूरियां उनको जो आसानी से हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए जो है हम लोग जो है वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो वर्नियर होता है, वर्नियर भी हमारा जो है एक होता है वर्नियर का अल्पतमांक। तो वर्नियर का अल्पतमांक बराबर हमारा जो होता है यस अपान यन, यानी जो यस होता है वह मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग का मान होता है, और यन जो होता है वर्नियर के भागों की संख्या होती है। तो अब हम देखेंगे वर्नियर के प्रकार। तो कितने टाइप्स ऑफ वर्नियर। तो हमारा वर्नियर मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रिट्रोग्रेड वर्नियर, यानी कि सीधा वर्नियर और पश्चिमगामी वर्नियर। तो हमारा जो सीधा वर्नियर होता है, तो सीधे वर्नियर का जो एक भाग होता है वह मुख्य स्केल यानी जो मेन स्केल है उसके एक भाग से छोटा होता है, तथा वर्नियर और जो मुख्य स्केल है इन दोनों के अंक एक ही दिशा में होते हैं। जबकि पश्चिमगामी या कि रिट्रोग्रेड जो रिट्रोग्रेड जो हमारा वर्नियर होता है उसमें जो है हमारा जो एक भाग इसका वर्नियर का एक जो भाग है वह मुख्य स्केल यानी मेन स्केल के एक भाग से बड़ा होता है, तथा जो हमारा वर्नियर और मुख्य स्केल के अंक होते हैं ये दोनों जो हैं विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। एक हमारा स्पेशल पॉइंट, जैसे एक लट्ठा बराबर हमारा होता है 76 इंच, और एक अगर हम बात कर ले एक वर्ग लट्ठा बराबर, तो हमारा एक बिस्वा होता है, और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, और 1.6 बीघा बराबर 1 एकड़, यानी कि 8 बीघा बराबर हमारा 5 एकड़ होता है। आगे देखते हैं हम लोग मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक लाइन लीनियर मेजरमेंट और एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। यानी कि जब भी हम क्षैतिज समतल में स्थित कोई भी यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित किसी भी मतलब कोई भी अगर वस्तु है उसकी मतलब कोई भी वो दूरी को मापते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट। और जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है ये हमेशा हम किसी मेरिडियन के संपर्क में या मेरिडियन के जो है हम संपर्क में जो है लेते हैं। ये भी हमारे जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, जैसे हम क्षैतिज कोण भी किसी यानी ऊर्ध्वाधर कोण भी माप सकते हैं, और मतलब हमारे कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल कोण भी मार्क्स एंगुलर यानी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी कर सकते हैं,
एंगुलर मेजरमेंट और जो है वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अगली, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, नक्शा। नक्शा यानी कि मैप और प्लान। तो मैप क्या हमारा होता है कि जब किसी बड़े क्षेत्र को छोटे से कागज या शीट पर जब हम दर्शाते हैं तो इसे हम लोग जो दर्शाने के लिए जो हम पैमाना छोटा रखते हैं तो इसे हम लोग हमेशा नक्शा कहते हैं। और वही जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा दर्शाने के लिए पैमाना बड़ा रखा जाता माना जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लान। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि बड़े क्षेत्र को छोटे से कागज पर दर्शाने के लिए हम जो पैमाने रखते हैं वो छोटा छोटा रखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं नक्शा। यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा शहर है, उसको जो दर्शाने के लिए एक शीट पे दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं नक्शा। और वही यदि प्लान में क्या होता है कि जब कोई छोटा सा कोई बिल्डिंग या कुछ है उसको दर्शाने के लिए हम लोग जो बड़े पैमाने का यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लान। यानी एक हमारा प्लान पॉइंट होता है श्रिंकेज ऑफ मैप। यानी कि श्रिंकेज ऑफ मैप क्या होता है कि जैसे श्रिंकेज ऑफ मैप का मतलब यह होता है कि जब भी हमारा जो है, अगर जब हम कोई भी, अगर एक कागज़ पे जो है हम लोग अगर मैप पे जो है रखें, किसी दूरी को दर्शाएँ तो कुछ वर्ष बाद जो है धीरे-धीरे वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ कर जो है अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्रिंकेज ऑफ मैप। और एक इसमें आता है हमारा श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर जो होता है, श्रंक फैक्टर बराबर हमारा होता है श्रंक इस लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो लेंथ हमारी सिकुड़ के कम हो चुकी है वो लेंथ अपान में, उसकी अपान में जितनी पूरी लेंथ, यानी जो पहले से पूरी लेंथ थी उससे हम लोग उससे डिवाइड करने पे हमारा जो आता है वो आता है श्रिंकेज फैक्टर। और जो श्रंक स्केल होती है, श्रंक फैक्टर आता है, और श्रंक स्केल बराबर हमारा होता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाई श्रंक ओरिजिनल स्केल। अगला टॉपिक हमारा है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है कि लेवलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भूमि पर कोई भी, यानी कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे कोई भी वस्तु, कोई भी अगर बिंदु है तो उसकी जो हमारा बेंचमार्क यानी कि निर्देशित तल है उससे ऊंचाई या गहराई, यानी जो हम लेवलिंग का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना किसी बेंचमार्क के, यानी कि किसी बेंचमार्क से ही हम लोग जो है किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग लेवलिंग करते हैं। यानी कि लेवलिंग का मतलब होता है कि भूमि पर स्थित किसी भी बिंदु को है बेंचमार्क से ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना हमारा लेवलिंग होता है। आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। तो लेवलिंग का हमें प्रिंसिपल कहता है कि यदि हम किसी भी जो कोई भी बिंदु अगर है उसकी अगर हम स्टाफ रेटिंग अधिक पढ़ रहे हैं, जो हमारी वस्तु है अगर उसकी स्टाफ रीडिंग या बिंदु कोई भी है उस लोकेशन है उसका अगर हम स्टाफ रेटिंग अधिक ज़्यादा पढ़ रहे हैं, गज पट्टांग, स्टाफ रेटिंग का मतलब था गज पट्टांग, यानी इसको यदि ज़्यादा पढ़ा जा रहा है तो वह बिंदु जो कम गज मतलब जिसकी कम स्टाफ रेटिंग होगी वह उससे नीचे होगा। यानी कि जिसकी स्टाफ रेटिंग जितना अधिक होगी वह बिंदु उतना ही मतलब नीचे होगा, हमारा नीचे होगा। और जिस बिंदु की जो स्टाफ रेटिंग अधिक कम आती है वह बिंदु हमारा ऊंचा होता है। यही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ लेवल, यानी लेवल का सिद्धांत। तो देखिए लेवल में अब हमारे जो लेवलिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आरएल यानी डॉटम लाइन यानी कि डॉटम सरफेस। तो जो डॉटम सरफेस होता है एक जो काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी जो है प्लेन को हम जो है डॉटम लेयर मान लेते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि डॉटम लाइन एक काल्पनिक लाइन है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसके संदर्भ में यानी कि जिसके रेफरेंस में हम लोग जो सारी बिंदुओं की जो है क्या करते हैं कि उच्चता जो है हमारी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करते हैं। यानी कि जो हमारा डाटम सरफेस है पहले तो जो भारत का डाटम सरफेस था वह कराची यानी कि कराची में था, जो मेन सी लेवल लिया जाता था कभी भी हमारे जो, यानी कि कहने का मतलब है जो पहले हमारा मेन सी लेवल लिया जाता था वो कराची यानी से मिल जाता है जो अब की पाकिस्तान में है। इसीलिए अब जो है हमारा GTS यानी कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे द्वारा जो है हमारा अब जो हमारा डॉटम तल यानी कि जो हमारा मेन सी लेवल माना गया है वो जो है मुंबई में से लिया गया है। अब हमारा इसी के आधार पे जो है हम पूरे देश में जो हमारा देश है उस पूरे देश में जो है हम हर एक बिंदुओं की जो है ऊंचाई और गहराई उसी के हिसाब से ज्ञात करते हैं। आगे होता है हमारा रेडियस लेवल, जिसे हम लोग बोलते हैं आरएल। तो आरएल क्या होता है कि जो डॉटम तल यानी कि जो निर्देशित तल है हमारा, जो निर्देशित लेवल है वहाँ से किसी वस्तु की गहराई या फिर ऊंचाई
जो हमारी होती है वही हमारा रेडियस लेवल कहलाता है। अगली चीज़ हम देखते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या है कि बेंचमार्क एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी जो हम पहले से जो है क्या करते हैं कि इसकी ऊंचाई या गहराई जो है मेन सी लेवल से, अब हमेशा हम मेन सी लेवल पे जाकर अपनी ऊंचाई और गहराई तो नाप नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मेन सी लेवल से एक ऊंचाई या गहराई माप कर जो है वहाँ पर एक मतलब कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी गाड़ के जो है वहाँ पे निशान लगा देते हैं कि हाँ यहाँ की ऊंचाई जो है मेन सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर है। और उसी यानी कि उसी बेंचमार्क के द्वारा हम लोग अन्य जो है यानी कि जब लेवलिंग कार्य शुरू करेंगे तो मेन सी लेवल से जाकर तो करेंगे नहीं, तो हम जो बेंच मार्क होता है वहीं से अपना लेवलिंग कार्य जो है शुरू करते हैं। यानी लेवलिंग का मतलब किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई ज्ञात करते हैं। आगे चीज देखते हैं बेंच मार्क के टाइप्स। तो बेंच मार्क के हमारे जो टाइप्स मेनली 4 टाइप से होते हैं। यानी कि पहला होता है अस्थाई बेंचमार्क, फिर होता है देखिए हम कहेंगे कि एक जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे द्वारा जो बेंचमार्क निर्धारित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि जीटीएस बेंचमार्क होता है। अस्थाई बेंचमार्क, अस्थाई बेंचमार्क का मतलब ऐसा होता है वो ऐसा बेंचमार्क जो मतलब एक अस्थाई पॉइंट हमारा पत्थर उथर गाड़ के जो हम लोग निर्धारित कर देते हैं और उसको जो बार बार बदला नहीं जाता। और एक होता है अस्थाई बेंचमार्क। अस्थाई बेंचमार्क का मतलब कि मान लीजिए हमें बहुत बड़े क्षेत्र का जो है लेवलिंग करना है, तो हम कुछ क्षेत्र में लेवलिंग कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है एक निशान लगा देते हैं। तो निशान लगा के छोड़ देते हैं कि हाँ यहाँ का तल की इतनी हम गहराई या ऊंचाई थी। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ने के लिए अगले दिन आते हैं, तो उस जो पहले का जो हमारा बेंचमार्क होता है उसे निकाल कर फिर आगे कार्य शुरू कर देते हैं। यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई बेंचमार्क। एक होता है स्वच्छ बेंचमार्क, यानी कि जो अपने से ले लिया जाता है, मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ की ऊंचाई इतनी है, उससे मान के जो है हम लोग करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो है स्वच्छ बेंचमार्क। अगला आता है लेवलिंग यंत्र, यानी कि जो लेवलिंग के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो लेवलिंग के लिए हम लोग मुख्य रूप से जो है एक लेवल यूज करेंगे और एक लेवलिंग स्टाफ और टेप टाई, ये सब जो है चीज़ें, टाई पार्ट, ये सब चीज़ें हम लोग जो है लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग टेप। टेप तो क्या होता है कि जो टेप हमारा होता है वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेप जो होता है वो टेप हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लिंटल टेप, लालन टेप, मेटेलिक टेप और स्टील टेप, और एक होता है इनवा टेप। तो सबसे अधिक परिशुद्धता इनवा टेप की होती है, फिर उसके बाद जो परिशुद्धता आती है वो इस यानी कि स्टील टेप की आती है, फिर उसके बाद जो परिशुद्धता होता है मेटेलिक टेप की, और सबसे कम जो शुद्धता वाला होता है वो लाइलन टेप। यानी कि जो हमारे कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक शुद्धता ये देता है जो हमारा टेप, वो होता है इनवार टेप। ये तो हमारी बात थी टेप की। और टेप में अगली चीज़ हमारी आती है एक लाइन। जो लाइन आती है, कुछ मेन लाइन है उनके बारे में देख लेते हैं। पहले चीज़ होती है टाई लाइन। तो जो टाई लाइन होती है उसका प्रयोग जो अब हम लोग जैसे कोई भी अगर स्टेशन, कोई भी हमारा जो अगर कोई भी स्टेशन मान लीजिए कि अगर कोई भी हमारी संरचना है उसका जब हमें जो है सर्वे करना है, तो उसकी मतलब जो उसके सारे फीचर्स होते हैं, जो डिटेलिंग फीचर होते हैं, उसके डिटेल में फीचर जो ज्ञात किए जाते हैं, डिटेलिंग जो उसका किया जाता है उसमें क्या है, कैसे है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो प्रयोग जिस लाइन का प्रयोग करते हैं वो होती है टाई लाइन। और अगली जाती है मेन लाइन। तो मेन लाइन क्या होती है कि मेन स्टेशन, यानी कि जब हम कोई भी अपना जो है एक अगर पार्टिकुलर जगह है तो उसका हम एक साथ सर्वे तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग उसको स्टेशन बाय स्टेशन बांटते हैं। तो स्टेशन बाय स्टेशन जब बांट देंगे, कुछ स्टेशन निर्धारित करते हैं, तो उन स्टेशनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, जो हमारे मान लीजिए कोई भूमि है उसके चारों कोनों पे हमने 4 स्टेशन लगा दिया, स्थापित किया, तो उन सारे स्टेशनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो मेनली जो हमारी होती है वो मेन लाइन होती है। और होता क्या है, दूसरी होती है चेक लाइन। तो चेक लाइन का मतलब होता है जो हमारी कार्य की उसकी एक्यूरेसी को जो चेक करने के लिए हम लोग जो लाइन ज्ञात करते हैं उसे लाइन लगाते हैं, उसे बोलते हैं चेक लाइन। और अगली चीज़ होती है बेस लाइन। तो जो बेस लाइन होती है 2 भागों में बांटने वाली, यानी कि जो हमारी फील्ड है उसको 2 भागों में बांटने वाली जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो 2 भागों में बांटे वो सबसे बड़ी लाइन होगी, उसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे का जो कंपास सर्वे हमारा क्या होता है कि टू मेजरमेंट द डायरेक्शन टू हेल्प ऑफ कंपास, यानी कि जब हम किसी भी कोई भी डायरेक्शन जो है
डायरेक्शन का जो मेजरमेंट करते हैं वो अगर कंपास की हेल्प से करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कंपास सर्वे। अब कंपास सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें जानना होता है। तो पहली चीज़ होती है मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है? तो मेरिडियन एक फिक्स डायरेक्शन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी लाइन का झुकाव यानी कि एंगल ज्ञात करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मेरिडियन कोई फिक्स लाइन है जिसके जो है रेफरेंस में हम लोग कोई भी लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी लाइन अगर है तो हम जो उसका जो है एंगल ज्ञात करते हैं। एक होता है मेरिडियन में होता है पहला ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन मतलब कि ऐसी लाइन लाइन दैट ज्वाइन ट्रू मेरिडियन ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इन ट्रू मेरिडियन, यानी कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं ट्रू मेरिडियन। और होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक जो साउथ होता है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उससे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। अगली चीज आ जाती है हमारे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ अगला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ट्रू मेरिडियन है और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, यानी कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और होता है बियरिंग। बियरिंग क्या है कि मेरिडियन से किसी लाइन का एंगल जो होता है वही हमारी बियरिंग कहलाती है। तो एक होती है ट्रू बी ट्रू बीइंग। तो ट्रू बीइंग का मतलब होता है कि ट्रू मेरिडियन से जब हम किसी रेखा का झुकाव यानी कि किसी रेखा का एंगल ज्ञात करेंगे तो उसे ट्रू मेरिडियन कहेंगे, ट्रू बीइंग करेंगे। और मैग्नेटिक बीइंग का मतलब होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से जब हम किसी रेखा का झुकाव ज्ञात करते हैं यानी एंगल ज्ञात करते हो तो उसे मैग्नेटिक बीइंग कहेंगे। यानी कि बियरिंग का मतलब होता है कि किसी रेखा का जो है झुकाव, यानी कि किसी रेखा का हम लोग कह सकते हैं कि झुकाव मेरिडियन से किसी रेखा का। तो और मेरिडियन भी हमारी दो टाइप की ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू बियरिंग हमारा क्या होगा कि ट्रू मेरिडियन से झुका होगा रेखा का। और जबकि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन से जो है किसी रेखा का झुकाव हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। एक बात आती है कि लोकल अट्रैक्शन। बात क्या आती है कि लोकल अट्रैक्शन यानी कि ऐसे फिमो बोल सकते हैं कि ऐसे मतलब कारक जो होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो जो है अपने सही स्थान पे नहीं रह पाती है और जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करना है उसे शो नहीं कर पाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं लोकल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे एंगल होते हैं हमेशा जो है एंगल में हमारे जो है त्रुटि आती रहती हैं। और हम आगे देखते हैं कि हम जो कोई भी रेखा होती है उसकी बियरिंग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है क्वाड्रेंटल यानी क्यूबी यानी कि क्वाड्रेंटल बियरिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि क्वाड्रेंटल मतलब चतुर्थांश, यानी जो चतुर्थांश से बेयरिंग ज्ञात करते हैं। इसमें जो है जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होती है इसमें हम 0 से 90 अंश तक ही ज्ञात करते हैं। और जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होती है वो हमेशा नॉर्थ या साउथ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है कि अगर लाइन हमारी नॉर्थ से पास है, कोई भी रेखा का झुकाव अगर नॉर्थ से पास है तो उसको नॉर्थ से लेंगे, अगर उसका झुकाव साउथ से पास आ रहा है तो उसको हम साउथ से लेंगे। और जो हमारा क्वाड्रेंटल बेयरिंग होती है उसमें जो है हम उसको मेज़र करने के लिए सर्वायर कंपास का यूज़ करते हैं। और अगली चीज़ आती है WCB यानी होल सर्कल बेयरिंग। इसमें जो है हम 0 से 360 अंश तक कोण को माप सकते हैं। और ये जो हमारी बेयरिंग होती है हमेशा हमें ट्रू नॉर्थ से, यानी कि हमेशा हम लोग नॉर्थ से ही जो इसको मेज़र करते हैं। और जो हमारी WCB होती है यानी होल सर्कल बेयरिंग होती है हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। कभी भी जैसे हमने यहाँ पे अभी क्यूबी में देखा कि ये क्लॉकवाइज भी चल सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन जो हमारी WCB होती है ये हमेशा जो है क्लॉकवाइज चलती है। और जो WCB यानी होल सर्कल बियरिंग को मेजर करने के लिए हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का करने का मतलब क्यूबी यानी क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम लोग अगर मेजर करना था तो हम सर्वेयर कंपास का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम WCB यानी कि होल सर्कल बियरिंग को मेजर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। तो अगली चीज़ होती है एक हमारी डीप आता है। क्या होता है एक अगले पॉइंट हमारा डीप। तो डीप क्या होता है कि एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन डीप, यानी कि इस डीप यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा हॉरिजेंटल यानी सरफेस है उसके और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस लाइन और जो हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है उसके बीच का जो एंगल होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन
मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हॉरिजेंटल सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग कहते हैं डीप। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो थी कंपास सर्वे से थी। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा था प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल क्या होता है कि जब फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों को जो एक साथ किया जाता है तो उसे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। इसमें समय तो बहुत कम लगेगा लेकिन इसमें एक्यूरेसी जो है बहुत कम आती है। तो हम सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल यानी प्लेन टेबल की सेटिंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो किसी नए स्टेशन पर जब हम जो है प्लेन टेबल की जो सेटिंग करते हैं तो उसके करने के लिए 3 क्रियाएं हमें करनी पड़ती है। पहला होता है लेवलिंग, दूसरा होता है सेंटरिंग और तीसरा होता है ओरिएंटेशन यानी कि पहला समतलन केंद्रण, फिर दिक् स्थापन। यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए प्रोसेस हमें हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले लेवलिंग होती है या सेंटरिंग या फिर ओरिएंटेशन। यानी कि सबसे पहले हमारा इसमें लेवलिंग होती है। तो लेवलिंग क्या है कि जब हम प्लेन टेबल को किसी स्टेशन पे के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं करते हैं, जब किसी स्टेशन के ऊपर स्थापित करते हैं तो उसी समय हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन टेबल को जो है बबल ट्यूब के द्वारा जो है वो क्षैतिज समतल यानी हॉरिजेंटल प्लेन में भी किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लेवलिंग का मतलब होता है कि बबल ट्यूब द्वारा जो है किसी बबल ट्यूब द्वारा जो है प्लेन टेबल को जो बबल ट्यूब द्वारा जो है हॉरिजेंटल प्लेन में कि करना ही हमारा जो कहलाता है लेवलिंग कहलाता है। अगली चीज तो सेंटरिंग। तो सेंटरिंग जो है यू फ्रॉक की सहायता से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। इसमें जो धरती पर स्थित जो हमारे यानी फील्ड पे जो भी स्थित जो स्टेशन पे जो हमारा पॉइंट होता है उसको ड्राइंग शीट पे हम लोग सही सही स्थापित करने के लिए जो है करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है सेंटरिंग यानी कि केंद्रण कहते हैं। अगला होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जब हम प्लेन टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करते हैं तो ड्राइंग शीट पर जो है हम जो ड्राइंग शीट पे स्थित जो इमेजिनरी लाइन होती है उसके समांतर ही हम लोग जो है रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो हम लोग इसकी स्थापना करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन यानी कि द्विक स्थापन। हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कंटूर। तो कंटूर क्या आते हैं कि ऐसी रेखा यानी कि ऐसी लाइन जिस पर स्थित यानी कि जिस पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनके सभी के आरएल यानी कि रेडियस लेवल जो कह सकते हैं समान होते हैं, उसे हम लोग कंटूर लाइन कहते हैं। यानी कंटूर लाइन एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो आरएल समान होता है उसे हम लोग कंटूर लाइन कहते हैं। और एक होता है कंटूरिंग। तो कंटूरिंग क्या है कि लेवल द्वारा जो है लेवल द्वारा भूमि पे जो समान आरएल वाले बिंदु हैं उनको खोजना और नक्शे पे जो है उसको दर्शाने की जो क्रिया होती है इसे हम लोग जो है कंटूरिंग कहते हैं। और आगे बात आती है कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है कि दो कंटूर लाइनों के बीच यानी दो क्रमागत यानी कि जो लगातार आने वाली दो कंटूर लाइनों के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है, कहने का मतलब दो कंटूर लाइन के बीच की वर्टिकल दूरी को जो है हम लोग कंटूर इंटरवल कहते हैं। और जब एक होता है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है कि दो क्रमागत कंटूर लाइनों के बीच की क्षैतिज दूरी को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे दो क्रमागत लाइनों के बीच की तो इसे कहेंगे कि हम लोग जो कहेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहेंगे। और जब वही दो क्रमागत लाइनों के बीच की जो वर्टिकल दूरी को जो हम लोग कंटूर इंटरवल कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कंटूरिंग के उद्देश्य यानी कंटूरिंग क्यों करते हैं। तो कंटूरिंग हम लोग जो है क्षेत्र की स्थलाकृति वही है कि क्षेत्र की टोपोग्राफी ज्ञात करने के लिए, कैचमेंट एरिया ज्ञात करने के लिए, जैसे बांध वगैरह बनाने के लिए जो है अच्छी जगहों की तलाश के लिए करते हैं। और संचार लाइनों की व्यवस्था के लिए इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम लोग लगभग जो है कंटूरिंग करते हैं। अब बात करते हैं कंटूरिंग जो कंटूर लाइन है उनको प्रभावित यानी उनको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें पहला आता है क्षेत्र का प्रकार। यानी कि अगर क्षेत्र उबड़ खाबड़ है तो उसके लिए हम लोग कंटूर इंटरवल का मान अधिक रख लेते हैं, जबकि अगर भूमि वही समतल है या फिर चपटी प्लेन में है काफ़ी तो उसके लिए हम लोग कंटूर इंटरवल का मान जो है कम रखा जाता है। आगे बात करते हैं कार्य का उद्देश्य। अगर हमारा छोटा मोटा कार्य है तो उसके लिए हम लोग जो है जो कंट्रोल इंटरवल का मान जो है वो कम ही रखा जाता है। और बात करते हैं कि और आगे होता है हमारा जो कंटूर लाइन है उनके कुछ अभिलक्षण यानी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो हमारी कंटूर लाइन्स है। तो कंटूर लाइन्स जो होती है वो समान उच्चता यानी कि यानी कि एक जो समोच्च रेखा होती है इस पर सभी बिंदु तो पहली बात जो समान होते हैं यानी कि अलग नहीं होते हैं। और
कंट्रोल लाइन एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन आती हैं जहाँ पर जो कंट्रोल लाइन एक दूसरे को जो है काटती हैं, लेकिन कंट्रोल लाइन प्रायः एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और दूसरा होता है सीधा ही रेखा, यानी कि जो हमारी कंट्रोल लाइन होती है वो हमेशा एक घेराबंद होती है। एक इसकी न तो कोई से शुरू होता है, मतलब ये जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे जाके जो है खत्म हो जाएगा। अगर हमारा नक्शा छोटा है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। और एक होता है संगम, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर नहीं जाती है। हमेशा होता है जो कंट्रोल लाइन होती हैं, रेखाओं का जो संगम नहीं होता है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर नहीं जाती, लेकिन हाँ, कहीं कहीं कंडीशन में जो हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चली जाती है। यानी ये तो हमारा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो है हमारी कंट्रोल लाइंस की। तो अब आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने में काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, यानी कि इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के बीच जो है कंटूर लाइन स्थापित करना। तो इसके लिए हम तीन विधियां अपनाते हैं, एक होता है एस्टिमेशन मेथड, एक होता है कैलकुलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। एस्टिमेशन मेथड मतलब यह होता है कि जैसे करने का मतलब हम लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं, ये जो है एक अनुभव के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, इन दोनों दूरियों के बीच की जो है दूरी इतना हो, मतलब इन दोनों बीच के दूरी, इन दोनों उच्चता वाली, मतलब कितने बीच में, दो लाइनों के बीच में कहाँ पर जो है हमारी कंटूर लाइन आती है, ये हम लोग एक तरह से मान लेते हैं, हम अनुभव के हिसाब से हम लोग लेते हैं। और एक होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब गणित, कैलकुलेशन विधि में हम लोग जो है गणितीय विधि द्वारा जो है जो गणना करके तब जो है अपनी कंटूर लाइन को जो है दो विभिन्न बिंदुओं के बीच जो है स्थापित करते हैं। और होता है ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जो ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें जो है ग्राफ की सहायता से हम लोग जो है अपना कंट्रोल कंट्रोल लाइन को जो है अपना दो बिंदुओं के बीच में स्थापित करते हैं। तो ये थी हमारा इंटरपोलेशन ऑफ जो है कंटूर, यानी कंट्रोल लाइन को दो बिंदुओं के बीच स्थापित करना। अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है थ्योडोलाइट। तो थ्योडोलाइट क्या है कि थ्योडोलाइट एक बहुत ही परिशुद्ध और जो है नाजुक और कह सकते हैं कि कीमती यानी महंगा उपकरण है, जिसका प्रयोग जो है सर्वेक्षण में अनेक कार्यों, यानी कि जो हमारा सर्वेइंग उसमें अनेक कार्यों में किया जाता है। जैसे क्षैतिज व यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल ज्ञात करना, और लेवलिंग कार्य में हो गया, और अगर वक्रों की निशानदेही के लिए भी होता है, यानी कि जब हम कर्व बनाते हैं तो वहाँ पे निशान लगाने के लिए भी करते हैं। और जो ढलान ज्ञात होती है, ढाल जो हमारे भूमि पर उसको ज्ञात करने के लिए, यानी बहुत सारे कार्यों के लिए जो हम लोग थ्योडोलाइट का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ थ्योडोलाइट। तो थ्योडोलाइट हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ट्रांजिट थ्योडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट। यानी कि ट्रांजिट थ्योडोलाइट उस थ्योडोलाइट को कहते हैं जिसकी दूरबीन जो है, जिसकी दूरबीन को हम लोग जो है हॉरिजेंटल यानी कह सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन में पूरे 360 डिग्री पे हम लोग घुमा सकते हैं। अगर पूरी दूरबीन घूम जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिट थ्योडोलाइट। और जो इन नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट होती है उसे जो हम लोग 360 डिग्री पर यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे हम लोग 360 डिग्री पे घुमा नहीं सकते, थोड़ा सा नीचे ऊपर तो कर सकते हैं, पर वर्टिकल प्लेन में पूरी तरह से उसे घुमा नहीं सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम लोग थ्योडोलाइट को सेट करते हैं तो उस समय हम लोग कौन कौन सी प्रक्रिया यूज करते हैं। यानी कि सबसे पहले होता है सेंटरिंग, यानी कि जब हम उपकरण को किसी स्टेशन पे स्थापित करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो उसकी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एक्सेस होती है, उसको जो है स्टेशन के ठीक ऊपर यानी लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं कि सेंटरिंग। और दूसरा होता है ट्रांसिटिंग। ट्रांसिटिंग का मतलब होता है कि जो दूरबीन होती है, यानी जो हमारी थ्योडोलाइट की जो दूरबीन है उसको जो है वर्टिकल प्लेन में, यानी वर्टिकल प्लेन में जब घुमाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है ट्रांजिटिंग करते हैं। और एक होता है स्विंगिंग, यानी कि जब दूरबीन जो हमारी है उसको जब हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाते हैं। तो कहने का मतलब यह होता है कि जब हम जो हमारी जो दूरबीन है, यानी दूरबीन लगी है, टेलीस्कोप लगा है, उसको जब हम लोग वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे तो उसे ट्रांजिटिंग कहेंगे। और जब वही हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएंगे तो हम उसे वहाँ पे कहेंगे जो है स्विंगिंग कहेंगे। अगला अगला टॉपिक अगला पॉइंट आता है हमारा लेफ्ट फेस सर्विस ऑब्जर्वेशन और राइट फेस ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी हम थ्योडोलाइट द्वारा जो है प्रेक्षण कार्य अपना कर रहे हैं उस समय जो ऊर्ध्वाधर चक्री, यानी कि जो हमारी दूरबीन में लगी एक ऊर्ध्वाधर चक्री होती है, वो सर्वेयर की अगर बाईं तरफ है तो उसे हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। और जब वही जो हमारा सर्वेक्षण कार्य करते समय जो प्रेक्षण की अगर हमारे जो सर्वेयर है उसकी अगर दाईं तरफ
जो हमारी करने का मतलब है जो हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री होगी, वर्टिकल प्लेट प्लेट जिसको कह सकते हैं, अगर हमारे जो प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वर यानी कि करने का मतलब जो सर्वेयर है उसकी अगर राइट साइड है तो दाईं तरफ है तो उसे हम लोग कहेंगे राइट फेस ऑब्जर्वेशन, यानी कि करने का मतलब है कि लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसमें जो हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री होती है वह प्रेक्षण के बाईं ओर होती है, यानी कि सर्वेयर के बाईं ओर होगी तो उसे हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन, और वही जब सर्वेक्षण के दाईं ओर होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे राइट फेस ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे थ्योडोलाइट के कुछ टॉपिक थे। आगे हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा था ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स क्या होता है, हम हर एक टॉपिक को जो है डिटेल में नहीं कर रहे हैं ताकि टाइम कम से कम टाइम में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, इसीलिए सब चीज़ों को डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा था कि ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स क्या है कि अनेक सर्वेक्षण यानी अनेक सर्वेक्षण लाइंस जो होती हैं, हमारी जो सर्वेइंग लाइन होती हैं जिनकी लंबाई व दिशा दोनों जो है ज्ञात हमें होती हैं, उनसे जो बना ढांचा होता है या जो उससे बना ढांचा एक होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्स कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जब अनेक सर्वेक्षण लाइनों को जो है हम लोग मिलाकर जो एक ढांचा तैयार कर देंगे तो इसे हम लोग कहते हैं चक्रम, यानी कि ट्रैवर्स कहते हैं। जो हमारे ट्रैवर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, एक होता है ओपन ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स ओपन ट्रैवर्स क्या देखते हैं, तो क्लोज ट्रैवर्स ऐसा ट्रैवर्स होता है जिसमें जो कार्य हम जहाँ से चालू करते हैं वहीं पल्ला के हम समाप्त कर देते हैं, तो वो हमारा क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। और ओपन ट्रैवर्स का मतलब होता है कि जहाँ से हम लोग कार्य शुरू किए वहीं पल्ला का हम लोग खत्म नहीं किए, तो इसे हम लोग कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। तो आगे ट्रैवर्स में हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है लेटीट्यूड और डिपार्चर। तो लेटीट्यूड क्या होता है कि किसी सर्वेक्षण लाइन का लेटीट्यूड वह निर्देशांक या वह लंबाई है जो किसी याम्योत्तर यानी मेरिडियन की जो है समांतर मापी गई, यानी कि जब भी हम मेरिडियन के समांतर यानी पैरेलल जो दूरी मापते हैं उसे हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। और जब वही डिपार्चर क्या होता है कि जब हम मेरिडियन की क्या करते हैं लंबवत, यानी कि उसके परपेंडिकुलर जब किसी पर यानी मेरिडियन के परपेंडिकुलर और इक्वेटर के समांतर अगर मापेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे डिपार्चर। डिपार्चर को दो तरफ यानी पूर्व में अगर नापेंगे तो उसे पूर्वांतर कहेंगे, और पश्चिम में नापेंगे तो पश्चिमांतर कहते हैं। पूर्व में हमेशा जो हमारा डिपार्चर का मान होगा वो प्लस में होगा, और जो पश्चिम में डिपार्चर का मान होगा वो माइनस में होगा। यानी कहने का अर्थ है कि लेटीट्यूड मतलब किसी लाइन का जो है किसी सर्वेक्षण लाइन को जो है का मतलब लेटीट्यूड का मतलब कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी दूरी जब हम लोग मेरिडियन के पैरेलल और इक्वेटर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, यानी मेरिडियन के पैरेलल और इक्वेटर के परपेंडिकुलर नापते हैं तो उसे हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड हमेशा दो दिशाओं में होता है, दक्षिण में अगर नापेंगे तो दक्षिणांतर कहेंगे, और उत्तर में नापेंगे तो उत्तरांतर कहेंगे। हमेशा जो दक्षिण यानी साउथ में नापते हैं तो उसे माइनस में लिया जाता है, और जब वही हम क्या करते हैं उसी दूरी को जब हम उत्तर की ओर नापते हैं नॉर्थ में नापते हैं तो उसे हम लोग हमेशा प्लस में लेते हैं। और लेटीट्यूड बराबर होता है यल कॉस थीटा, और जो हमारा डिपार्चर बराबर होता है यल साइन थीटा। और डिपार्चर क्या है कि कोई भी लंबाई जो है हम लोग मेरिडियन के लंबवत और इक्वेटर के समांतर ले रहे हैं, मेरिडियन के लंबवत इक्वेटर के समांतर डिपार्चर। और लेटीट्यूड क्या है मेरिडियन के समांतर और इक्वेटर के लंबवत। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अगला पॉइंट हमारा कि चक्रम यानी ट्रैवर्स का संतुलन यानी ट्रैवर्स को बैलेंस करना। तो ट्रैवर्स को बैलेंस करने का मतलब होता है कि कोई भी बंद चक्रम अगर है तो उसको जो है उसमें कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सभी भुजाओं में जो हम लोग बराबर बराबर बांट देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जो है चक्रम का जो है संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स का बैलेंसिंग कहते हैं। तो जो ट्रैवर्स अगर हमारा बैलेंस है तो इसे चेक करने के लिए हमारा रूल होता है कि ट्रैवर्स की बैलेंसिंग चेक करने के लिए हमारा एक नियम होता है कि जब भी अगर ट्रैवर्स हमारा बैलेंस रहेगा तो लेटीट्यूड और डिपार्चर का जो हमारा समेशन करेंगे तो उनका मान हमेशा 0 आएगा। और यदि नहीं संतुलन है तो उसको करने के लिए दो नियम है, पहला बॉडीज रूल आता है और ट्रांजिट रूल आता है। आगे जो हमारा बॉडीज रूल होता है इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे रैखिक और कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान महत्वपूर्ण होती है, और ट्रांजिट रूल का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर जो है
कोणीय मापें जो हैं रेखीय मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रांजिट रूल का प्रयोग करेंगे। और जब दोनों महत्वपूर्ण होंगी यानी रैखिक व कोणीय दोनों महत्वपूर्ण होंगी तो उसके लिए हम लोग बॉडीज रूल का प्रयोग करते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है कर्व। तो कर्व क्या है कि जब दो विभिन्न दिशाओं से आने वाली सड़क या रेलवे ट्रैक अगर किसी एक बिंदु पे मिलेंगे तो वहाँ पर जो है वक्राकार एक पथ जो बनता है उसे ही हम लोग जो है कर्व कहते हैं। अब अगला होता है हमारा टाइप ऑफ कर्व। तो टाइप ऑफ कर्व कितने प्रकार के टाइप ऑफ जो कर्व है, जो हमारे कर्व के प्रकार है, यानी कर्व के जो हमारे प्रकार है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, एक होता है वर्टिकल कर्व, एक होता है कंबाइंड कर्व। यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व का मतलब होता है कि जब दो सड़कें विभिन्न आरएल से आकर मिल रही हैं, यानी कि जब दो बिंदुओं के जो हमारी सड़कें मिल रही हैं उनके तल का अंतर जो है बहुत अधिक, जो उनका जो आरएल है वो बहुत अधिक अंतर पर हो, तो वहाँ पे जो हमारा कर्व होता है उसे हम लोग वर्टिकल कर्व कहते हैं। और जब और हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है कि जब दो सड़कें जिनका मतलब तलंतर लगभग एक समान होता है, और जब समझिए कि हॉरिजॉन्टल कर्व वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे हम लोग जो दिशा दो दिशाओं में मुड़ने के लिए जब हम कर्व देते हैं तो वहाँ पे हमारा मुड़ने के लिए जो कर्व होता है दो विभिन्न दिशाओं में, तो वहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व दिया जाता है। और जब हम वर्टिकल कर्व में क्या होता है कि जब हम किसी ऊंचाई से अगर नीचे आ रहे हैं या फिर नीचाई से ऊंचे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो कर्व दिया जाता है वो हमारा वर्टिकल होता है कर्व होता है। एक होता है कंबाइंड कर्व। तो कंबाइंड कर्व का मतलब होता है जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को जो है मिला कर दिया जाता है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा कोई सड़क जा रही है वो ऊंचाई पे भी जा रही है उसके बाद मुड़ भी रही है, यानी कि दिशा भी उसकी बदल रही है। यानी कि जब दिशा भी बदल रही है और ऊंचाई भी सामने है या फिर नीचे गहराई है तो वहाँ पे जो कर्व देंगे वो हम कंबाइंड कर्व देंगे। उसमें होता है कि कुछ देर वर्टिकल कर्व देते हैं फिर उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में एक होता है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व मतलब ऐसा कर्व होता है जिसमें दो दिशाओं से जो आने वाली जो मतलब कहने का मतलब इसमें एक ही रेडियस, जब एक रेडियस से हम लोग कर्व का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं सिंपल कर्व। और कंपाउंड दूसरा होता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व का मतलब होता है कि जब दो रेडियस से, एक रेडियस से हम लोग कर रहे हैं तो एक ही रेडियस से अगर हमारा जो वक्र बन जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल कर्व। और जब कोई कर्व बन रहा है वहाँ पे दो रेडियस से कर्व, जब हम चाप लगा के दो रेडियस से हम लोग चाप लगा के जब कर्व बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं उससे कंपाउंड कर्व। कंबाइंड और कंपाउंड में अंतर होता है। और एक होता है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन कर्व मतलब जब दो विपरीत दिशाओं से हम लोग जो है चाप लगाकर, रेडियस तो समान हो सकती है भिन्न हो सकती है, लेकिन हम जब दो दो भिन्न भिन्न दिशाओं से हम लोग जो क्या करते हैं, दो अलग अलग दिशाओं से जब हम चाप लगाकर विपरीत दिशा से करते हैं, लगाकर जब हम लोग कर्व बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग उससे कहते हैं सर्पेंटाइन कर्व। और एक आता है ट्रांजिट कर्व। तो ट्रांजिट कर्व का मतलब होता है कि ऐसा वह कर्व जिसको जो है जिसकी जो हम लोग कहते हैं रेडियस जो होती है वो अनंत से शुरू होकर धीरे धीरे जो है केंद्र की ओर घटती जाती है, या फिर जो हमारी जब सेंटर की ओर आएगी तो वो हमारी जो सिंपल कर्व होगा उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग उसे कहते हैं ट्रांजिट कर्व। ट्रांजिट कर्व वहाँ दिया जाता है जब, यानी कि कहने का मतलब है कि सड़क की शुरुआत में और जब कर्व के शुरू हो रहा है उस वहाँ पर, और जब कर्व खत्म हो रहा है, जो कर्व की शुरुआत और खत्म होने की भी, खत्म होते वक्त जो कर्व दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिट कर्व। ये हमारे सर्वे के कुछ पॉइंट थे। और अगर आगे आगे और भी पॉइंट हैं जिसको हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो में बनाने से और ज़्यादा लंबी ये वीडियो होती जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।